नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में गेल गैस गोदाम के ऑफिस में चोरी कर रहा चोर पकड़ाया रंगे हाथों, दूसरा साथी फरार। गोइलकेरा टोंटो सीमावर्ती जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी। और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फूटा अभिभावकों का गुस्सा, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्पनापुरी स्थित गेल गैस गोदाम के ऑफिस में बुधवार देर रात चोरी कर रहे एक चोर को ऑफिस कर्मी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर के पास से 850 रुपए बरामद हुए। उसका दूसरा साथी सैमसंग मोबाइल और 8,500 रुपए लेकर फरार हो गया। घटना रात करीब 2:30 बजे की है। श्री प्रसाद सिंह के अनुसार दो चोर ऑफिस में घुसे थे। ऑफिस में आहट होने पर कर्मी जाग गए और एक चोर को 850 रुपए के साथ दबोच लिया। पकड़े गए चोर ने बताया कि उसका साथी सैमसंग कंपनी का मोबाइल और 8,500 रुपए लेकर भाग निकला है। ऑफिस के कर्मियों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आदित्यपुर में रात के समय चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। गैस गोदाम जैसे संवेदनशील इलाके में भी चोर बेखौफ है। इससे पुलिस की गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं। इलाके में दहशत के कारण लोग रात में जागकर खुद पहरा दे रहे हैं। आदित्यपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस मोबाइल लोकेशन और IMEI नंबर के आधार पर जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और दूसरे चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गोइलकेरा टोंटो सीमावर्ती जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी। गोइलकेरा टोंटो सीमावर्ती जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग जारी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह से मुठभेड़ जारी है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों की तलाश में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बोरोई के पास घने जंगल में सुरक्षा बलों का नक्सलियों से आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह से ही दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ स्थल कोल्हान और सारंडा जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आ पाएगी। जमशेदपुर में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। झारखंड शिक्षा उत्थान समिति ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। समिति ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समस्याओं को उजागर किया है, जैसे कि हर साल बिना किसी ठोस कारण के स्कूलों द्वारा किताबें बदली जा रही है। विभिन्न प्रकार के शुल्कों के नाम पर अभिभावकों से भारी रकम वसूली जा रही है। पुस्तकों में मूल्य निर्धारण और स्कूलों की क्रय प्रणाली में पारदर्शिता की भारी कमी है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि इन गतिविधियों के कारण अभिभावकों को न केवल आर्थिक तंगी बल्कि भारी मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। झारखंड शिक्षा उत्थान समिति ने उपायुक्त से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप किया जाए, एक संतुलित और व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे और अभिभावकों को राहत भी मिले। देखिए, आज वस्तु स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि वर्तमान में शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। जिस देश के अंदर गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी, जिस देश के अंदर मॉनिटोरियल सिस्टम चलता था, उस देश के अंदर आज शिक्षा प्रणाली को एक व्यवसाय बना दिया गया है। और व्यवसाय इतने उच्च स्तर का हो चुका है कि मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूरे दबे पड़े हैं। पूरे सैलरी का आधा हिस्सा शिक्षा में चला जाता है और जब रीएडमिशन की बात होती है या फिर नए बुक्स परचेज करने पड़ते हैं तो कमर टूटी हुई रहती है। तो आज शिक्षा की जो स्थिति है हमारे देश में आप लोग क्या मांग करनी है? बद से बदतर हो चुकी है। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि रीएडमिशन पे रोक लगाई जाए। हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षा जो फी की बढ़ोतरी होती है उस पर रोक लगाया जाए। हमारी मांग है कि जो पैटर्न चेंज किया जाता है, और पैटर्न चेंज तो होता नहीं है, हर साल बुक्स में के थोड़े बहुत पैटर्न चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों को नए बुक्स लेने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। तो हमारी मांग है कि इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाए ताकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो चैन की सांस ले सकें और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं आम आदमी पार्टी जमशेदपुर से।
भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जमशेदपुर की सड़कों पर अब प्यासों को शीतल जल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक बेहद सराहनीय पहल की है। शाखा द्वारा वाटर ऑन व्हील्स सेवा का आज भव्य शुभारंभ किया गया। इस सेवा के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टोटो द्वारा घूमकर राहगीरों को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह सेवा लगातार 1 महीने तक जारी रहेगी। कार्यक्रम की सफलता के लिए शाखा के अध्यक्ष पायल अग्रवाल, सचिव प्रियंका चौधरी, कोषाध्यक्ष नुपुर तुलसियान और अमृतधारा संयोजिका प्रीति अग्रवाल ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। संस्था का मानना है कि इस चिलचिलाती धूप में राहगीरों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। सिटी सुरभि शाखा द्वारा चलित अमृतधारा जलदान महादान के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोग राहगीरों को निःशुल्क ठंडा पानी का वितरण करते हैं। हर साल की भांति इस साल कितना गाड़ी आपका निकला है? इस साल भी हम लोग का 15-20 गाड़ी निकला है हर संस्था से, और क्या बोलते हैं हर क्षेत्र पे पिलाया जाएगा। आदितपुर, सोनारी, साक्षी, हर ग्रामीण क्षेत्र पे पिलाएगा। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे जरूरतमंद को पानी की सुविधा दी जाएगी। कितने सालों से कर रहे हैं मारवाड़ी समाज के? मारवाड़ी समाज ये 17 साल से कर रहे हैं। कितने दिन चलेगा ये 1 महीना 2 महीना, जितना दिन गर्मी रहेगा उस हिसाब से वो चलेगा। मानसून आने के बाद फिर ये बंद हो जाएगा। क्या नाम हो गया पूरा? मेरा नाम है पायल अग्रवाल, सुरभि शाखा की अध्यक्ष। जैसे भीषण गर्मी बढ़ते हुए देख रहे हैं, अभी तक मनुष्य को तो जल मिलता है, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच की ये खासियत है कि सिर्फ ये इंसानों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए हर शाखाओं में यह कार्यक्रम जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो हमारे प्रांत की तरफ से हर सदस्यों को ये बोला जाता है कि मिट्टी का कुंडा का पानी भर के अपने छत में, अपनी बालकनी में, रोड के बाहर अगर आपको जहाँ कोई गाय दिखती है, ऐसे कोई पशु दिखते हैं जिनको जल की अभाव दिखती है, तो उनके लिए वैसा जल की व्यवस्था युवा मंच द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारे झारखंड में कुल 83 ब्रांचेस हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सारे 83 ब्रांच एकत्रित होकर इस मुहिम को आगे चलाते हैं कि जलदान महादान है। इसके अंतर्गत आप सोचिए हमारे द्वारा कई अमृतधारा संचालित किए गए हैं जगह जगह स्थानों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो। अभी आप देखा जाए तो अभी हमारी शाखा अध्यक्ष पायल अग्रवाल जी के भी कार्यकाल में इन्होंने भी कमिटमेंट की है कि ये भी अपने कार्यकाल में 5 अमृतधारा जरूर अपने स्थापित करवाएगी। और अभी तक सुरभि शाखा द्वारा विभिन्न शहर में अपने 52 अमृतधारा ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं एमजीएम अस्पताल में है, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में है, हर स्थानों में, कई मंदिरों में, कई स्कूलों में भी हमारी अमृतधारा का जो वो मशीन वाटर कूलर लगा हुआ है, जिसमें कई लोग पानी की सुविधा को उपलब्ध ले रहे हैं। इसका जो जमशेदपुर के बच्चों और युवाओं के लिए अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने का शानदार मौका आ गया है। सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान और क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष भी एक भव्य समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप 10 मई से 24 मई तक चलेगा। रोजाना सुबह 5 से 7 बजे तक यह होगा। इसमें कुल 11 अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से निकालकर मैदान तक लाना और टीम वर्क व अनुशासन सिखाना उद्देश्य है। पिछले 4 वर्षों से लगातार यह कैंप हो रहा है। इस बार भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार है। आयोजकों का कहना है कि सुबह की ताजगी के बीच खेलकूद न केवल शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता भी विकसित करेगा। क्रीड़ा भारती के द्वारा यह समर कैंप यहाँ जमशेदपुर में 4 वर्षों से हम सब कर रहे हैं और क्रीड़ा भारती पूरे राज्य में करती है समर कैंप अलग अलग जिलों में। यहाँ यह 10 मई से शुरू होकर 24 मई तक ये समर कैंप रहेगा। इसी स्थानीय केबल ग्राउंड में सुबह 5:30 से 7:30 ये 2 घंटे का चलेगा। इसमें 5 साल से और 13 साल तक के बच्चे, बालक एवं बालिकाएं इसमें आ सकते हैं। और इसके लिए एक फॉर्म है, जो फॉर्म बच्चों को भरना है, बच्चों को जमा करना है, उसके बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और 11 खेलों का हम सब आयोजन कर रहे हैं। 11 खेलों के लिए हम पूरे मैदान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उसके लिए बड़े प्रशिक्षित कोच सब आते हैं और बच्चों को 2 घंटे हम जो है उनको खेल सिखाते हैं। इस बार कहाँ से खिलाड़ी सब आएंगे? 24 जिले झारखंड से बाहर से भी है कि नहीं, समर कैंप तो हमारा अलग अलग जिले में अलग अलग सभी जिले अपना अपना आयोजित करते हैं और सभी बच्चों का ही करते हैं। जैसे देवघर करता है, जामताड़ा करता है, सरायकेला खरसवां करता है, पश्चिमी सिंहभूम करता है, धनबाद करता है। इन सभी जगहों पर जो है वह समर कैंप होती है। व्यवस्था कैसे रखते हैं बच्चों पे? जी, व्यवस्था जो है एक तो है कि बच्चों से हम सब कुछ एक नॉमिनल शुल्क लेते हैं जिसमें बच्चों को ड्रेस देते हैं और प्रतिदिन एक खिलाड़ी के लिए क्या हेल्दी डाइट हो सकता है वो हम 2 घंटे के अंत में जो जब
कार्यक्रम समाप्त होता है तो प्रतिदिन देते हैं। और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता, अन्य जो सामाजिक संगठन जैसे यहाँ कोशिश एक मुस्कान, ये अनन्य सहयोगी के नाते क्रीड़ा भारती के साथ में कदम से कदम मिला के चलती है इस पूरे कैंप में, और सब मिलकर इसकी व्यवस्था कर लेते हैं समाज के द्वारा, समाज के लिए व्यवस्था। कहाँ पर ही होगी, कितने तारीख को? ये केबल ग्राउंड में होगी 10 मई से 24 मई, सुबह 5:30 से 7:30। अपना परिचय दे। राजीव कुमार, प्रांत मंत्री, क्रीड़ा भारती झारखंड। घाटशिला में संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित उल्चिकी लिपि टैलेंट सर्च परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। SNM ट्रॉफी के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 340 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें से 50 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया है। इन सभी विजेताओं को आगामी 1 मई को हड़ोडीहा में आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घाटशिला के विधायक सोमेश सोरेन होंगे। विजेताओं के लिए लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और साइकिल जैसे आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। प्रतियोगिता के टॉप 10 प्रतिभागियों में विक्रम टूडू, दीगू हांसदा, लखन हेम्ब्रम, जितेन हांसदा, गोहीराम टूडू, हरिराम टूडू, प्रदीप सोरेन, धर्मा मुर्मू, नेहा किस्कू और पार्वती मार्डी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान हासिल किया। यह सम्मान समारोह संथाली भाषा के महान विद्वान और ओल्चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन होने वाला यह आयोजन पूरे संथाली समाज के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यह प्रतियोगिता केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि मातृभाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। SNM ट्रॉफी के संस्थापक डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू सहित कई गणमान्य लोगों ने इस पहल की सराहना की। चांडिल अंचल के तमुलिया पंचायत अंतर्गत पुड़ीसिली गांव में जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। अनुमंडल न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद विवादित जमीन पर निर्माण कार्य जारी रहने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। चांडिल अंचल के तमुलिया पंचायत अंतर्गत पुड़ीसिली गांव में जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। अनुमंडल न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद विवादित जमीन पर निर्माण कार्य जारी रहने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जानकारी के अनुसार खाता संख्या 166 प्लॉट संख्या 352 के लगभग 80 डिसमिल जमीन को लेकर बिजली सिंह और गौर सिंह के बीच विवाद चल रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल न्यायालय ने उक्त जमीन पर धारा 144 लागू कर किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आरोप है कि गौर सिंह द्वारा न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया। बिजली सिंह ने मौके पर पहुंचकर धारा 144 का नोटिस चस्पा दिया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। वहीं गौर सिंह का कहना है कि उन्हें पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना जरूर मिली, लेकिन जब तक पुलिस द्वारा विधिवत नोटिस नहीं दिया जाएगा, निर्माण कार्य जारी रहेगा। इधर बिजली सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नोटिस देने का प्रयास किया, लेकिन गौर सिंह ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर भारी नाराजगी है और उन्होंने निष्पक्ष जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 144 लेके जाए चलो तब तो बाली ताली तेला छे गिटियो तेला छे और की होते कलम तलम इहा गढ़ा कुड़ियन छे इधर जिने को गाड़ी नहीं थी कोड जाए छे ले एसडीए को तो नहीं सुन छे केउ नहीं सुन छे और थाना वाला राव नहीं सुन छे ओई तो ओरा को दिया है छे लेकिन ओरा नहीं सुन छे। हम लोग को थाना से जो नोटिस आया, नोटिस के आधार से हम लोग डीसी या एसडीओ को गए थे, एसडीएम के पास गए थे। तो हम लोग वहाँ आज बुलाया था, वहाँ पर देखे भी गया, बुलाया था तो केस हाजिरी भी दिए। तो फिर भी देख रहे कल भी काम चला है, आज भी काम चल ही रहा था। रोड वोड बांध रहा था, देख रहा है कि 2 3 4 5 6 गड्ढा क्या होता है, बुनियाद के लिए कूड़ा गया है। तो हम लोग वही थाना वाला को बोल रहे हैं, जब 144 लगाया गया है तो काम कैसे चल रहा है। थाना वाला बोलता है कि आप लोग को 103 में कितना बोलता है, जो डायरेक्ट कॉल करने को बोलता है, डायरेक्ट पुलिस को, उसमें कॉल कीजिए बोल रहा है। तो हम लोग मुझे उसमें क्या करें, आप लोग को तो जानकारी है ना, जब 140 लगा हुआ तो आप लोग को जानकारी है, तो आप लोग जाके बोल सकते हैं कि 144 लगा तो काम नहीं होना चाहिए अभी तक। हम लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस किसी भी तरह हम लोग को नोटिस नहीं दिया, हम लोग नोटिस नहीं मिला, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो जब थाना में गए थे तो वो बोला कि नहीं, नोटिस वो लोग का भी नाम में आया है, तुम लोग का भी, हम लोग को जब नोटिस दिया था हम लोग रिसीव कर लिए हैं। वो लोग थाना वाला बोल रहा कि वो लोग का नाम का रिसीव नोटिस हम लोग वो लोग को दे देंगे। उसके बाद वो लोग के पास आया था सुनने में, तो वो लोग रिसीव नहीं कर रहा था। तो सुनने में थाना वाला बोल रहे कि ना वो लोग नोटिस रिसीव नहीं कर रहा था। अच्छा, वो लोग
नोटिस रिसीव नहीं कर रिसीव नहीं करा था। इसके लिए आप लोग क्या करिए? इसके लिए क्या करेंगे? जो बोले कि 140 बजे लगा तो इसके कार्रवाई होना चाहिए, जब तक काम जो है चल ही रहेगा। आपका यहाँ पर जमीन कितना है? वही आगे से 80 डिसमिल, ये वाला जो ये 352 वाला प्लॉट में खाता नंबर 166। क्या नाम हुआ आपका? लालटू सिंह। वक्त हो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। हाथी हमले के बाद हाड़ात गांव पहुंची विधायक सविता महतो पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत हाड़ात गांव में जंगली हाथियों के हमले के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो गांव पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मृत मां बेटी के परिजनों को ढांढस बांधते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। गौरतलब है कि हाल ही में हाथियों के झुंड ने गांव में हमला कर कमल चंद महतो की पत्नी चाइना देवी और उनकी बेटी अमिता बाला को कुचलकर मार डाला था। इस घटना में मोहनलाल महतो और उनकी मां संतुला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विधायक सविता महतो ने शिल्दा में घायल मोहनलाल महतो के माता पिता से भी मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर समय समय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवार को चावल, चूड़ा, गुड़, बिस्किट सहित आवश्यक राहत सामग्री वितरित की और
श्राद्ध क्रम के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। विधायक ने वन विभाग से क्षतिग्रस्त घरों की जल्द मरम्मत और उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही हाथियों के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने मृतका के 9 वर्षीय पुत्र अमित महतो का नामांकन आवासीय विद्यालय में कराने की घोषणा भी की। इस दौरान बीडीओ एकता वर्मा समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहाँ पर जो माँ और बेटी घर में सोई थी और बगल में दादी और दादा थे, तो वो लोगों का जब घर तोड़ने लगा, उन लोगों का आवाज से माँ और बेटी जब निकली तो उसमें हाथी का साथ सामना करना पड़ा, जिसमें माँ और बेटी का दोनों का जान यहाँ पर चला गया। बहुत ही दुखद घटना है। उसी परिवार से आज हम या किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, आज इसी परिवार से मिलने आए और जो भी सरकार से सुविधा जो प्राप्त होगा वो या बच्चा का पढ़ाई या बच्चा को आज आगे पढ़ने के लिए, एक जो माँ जो डेथ कर गई उसका एक छोटा बच्चा जो 3 क्लास के साथ पढ़ता है, आवासीय जो आबो आवास एक घर बन रहा है उसको कंप्लीट और अच्छा से अच्छा वो रिपेयरिंग और जो भी घर तोड़ा गया है वन विभाग से भी उसमें मुआवजा दिया जाएगा। चांडिल स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित विस्थापितों की समस्याएं अब राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगी है। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रिपोर्टर सुचित्रा सिन्हा ने स्वयं उपस्थित होकर विस्थापितों की समस्याएं सुनी। बैठक में अपर निदेशक रविंद्र गागराई, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय, पुनर्वास पदाधिकारी सुखदेव महतो, अंचलाधिकारी प्रदीप महतो, बीडीओ तालेश्वर रविदास और सीडीपीओ विभा सिन्हा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों ने खुलकर अपनी बातें रखी। बैठक का सबसे प्रमुख मुद्दा कपाली स्थित दोनों पुनर्वास स्थलों पर अवैध कब्जा रहा। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि करीब 70% जमीन पर गैर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे वास्तविक लाभार्थी अब तक अपने अधिकारों से वंचित है। उन्होंने प्रशासन से लगातार अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसके अलावा तारकुआ कुकड़ू में अधूरी सुविधाएं, चिल्गू में पुनर्वास भूमि की बिक्री, लंबित मुआवजा भुगतान, भूमि आवंटन, विकास पुस्तिका की समस्याएं और युवाओं को रोजगार देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। पुनर्वास स्थलों पर सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर भी नाराजगी जताई गई। एनएचआरसी प्रतिनिधि सुचित्रा सिन्हा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह बैठक विस्थापितों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। जैसा कि मैंने बताया बैठक में भी कि मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आई हूँ और आज बैठक का उद्देश्य था कि स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो 45 सालों से पहले बना था और इसमें बहुत सुविधाएं नहीं दी गई है या बहुत लोगों में आक्रोश है और हमारे आयोग में उनके शिकायत पत्र भरे हुए हैं, तो मैं यहाँ देखने आई थी कि वास्तव में स्थिति क्या है। और मेरा उद्देश्य था विस्थापित और स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के ऑफिसर का आमना सामना करा करके बहुत सारी बातों में होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोग ऑफिस में नहीं आ पाते हैं या कहीं पर बात नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसा। लेकिन यहाँ पे आकर के यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर, जो यहाँ पे एसडीओ और सीओ, सब लोग का रुख बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो सकता है अगर 1 to 1 हम लोग बात करें, विस्थापित आकर के अपनी समस्याएं बताएं, तो हम लोगों को बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बहुत कम रहेगी। और कुछ जो राज्य स्तर से या नीतिगत मामले हैं उसमें हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, जैसे इन लोग का स्किल डेवलपमेंट के लिए टाटा स्टील से बात करना, जैसे टाटा स्टील जो सुविधाएं ले रहा है तो उसका भी फर्ज बनता है कि CSR के तहत इस एरिया के विकास के लिए पहल शुरू करे, जो कि बताया गया, लेकिन उसमें वो उनका आंसर बहुत संतोषजनक नहीं था, और भी करने की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत सारे नीतिगत मामले हैं जिसमें हम लोग आयोग का हस्तक्षेप करेंगे आयोग की तरफ से, और कोशिश करेंगे कि इन लोग का नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस लाइन पर इनको सुविधाएं मिले।
स्वर्गीय शोभा देवी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को शोभा देवी जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा बर्मा माइंस स्थित भारत सेवा संघ में वृद्धजनों के बीच भोजन एवं वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय शोभा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद आश्रम में रह रहे वृद्धजनों के बीच रात्रि भोजन वितरित किया गया तथा जरूरतमंदों को कपड़े भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में अभय झा ने स्वर्गीय शोभा देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं कष्ट में रहकर भी हमेशा दूसरों की सहायता की है। उन्होंने कहा कि उनके संस्कार उनके पुत्रों विकास सिन्हा और विक्की सिन्हा में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो निरंतर समाज सेवा में जुटे हैं। समाजसेवी भोला झा ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक पहल बताया। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने कहा कि संस्था पिछले 4 वर्षों से समाज हित में कार्य कर रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग, समाजसेवी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आज शोभा देवी जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से बर्मा माइंस स्थित भारत सेवा संघ में भोजन की व्यवस्था की गई थी और ये फाउंडेशन जो है मेरी माँ की याद में, स्वर्गीय शोभा देवी की याद में विगत 2022 में हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी थी। आज इसकी 4वीं पुण्यतिथि है और माता जी की 5वीं पुण्यतिथि है। हमारा शुरू से मकसद रहा है और क्योंकि हमारी माता जी जो है वो धार्मिक रही है, शुरू से मदद करने पे ज़्यादा विश्वास करती थी, तो उनका ही कहना था कि कुछ वैसा करो जो समाज हित में काम हो। तो उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी और बड़े भाइयों छोटे भाइयों का सहयोग प्यार मिलता रहा, तो इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी हमारी ओर से हमेशा के लिए की जाएगी। मानगो से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां समाजसेवी फिरोज खान ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नगर निगम का रुख किया। बताया जा रहा है कि मानगो क्षेत्र के कई इलाकों में समस्याएं बनी हुई है। क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी मात्रा में कचरा जमा है, नियमित रूप से साफ सफाई का कार्य नहीं हो रहा है। कई महत्वपूर्ण जगहों पर डस्टबिन की उचित व्यवस्था नहीं है। इन अव्यवस्थाओं के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर फिरोज खान अपने समर्थकों के साथ मानगो नगर निगम पहुंचे और एक लिखित ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों में उन्होंने स्पष्ट किया कि मानगो के हर इलाके में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। जिन जगहों पर ज्यादा कचरा फेंका जाता है वहां डस्टबिन की उचित व्यवस्था हो। और क्योंकि हम लोगों को तो लोगों ने 11,500 वोट दिया, हम विपक्ष में हैं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा काम जो पदाधिकारी करेगा उसको सम्मानित करने का काम करेंगे, जो फांकीबाजी करने का काम करेगा उसका विरोध करने का काम। समस्या क्या है मानगो का? समस्या है कचरा। आज देख लीजिए पूरा कचरा का हाहाकार पूरा मचा हुआ है। जो भी चल जाए, रोड नंबर 1 चल जाए, 2 चल जाए, 3 चल जाए, 4 चल जाए, 5 चल जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितना नंबर रोड है, कलवट सब टूटा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। क्या नंबर कलवट टूटा हुआ है, देखिए वहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। हम लोग जब डॉक्टर अजय कुमार यहाँ सांसद थे तो हम लोगों ने कम से कम 5,000 डस्टबिन दिया था। वो डस्टबिन मानते सड़ गया, लेकिन उसके बाद के जो लोग जीते हैं, चाहे सरयू राय हो चाहे बन्ना गुप्ता हो, उन लोगों ने डस्टबिन देने का काम क्यों नहीं किया? आज जगह जगह कचरा 1 नंबर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, 7 नंबर से नीचे तक फैला हुआ है, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। जल्द से जल्द नोटिफाइड को मानगो नगर निगम को नोटिफाइड, पहले नोटिफाइड तहसील से नोटिफाइड डाला जाता है। मानगो नगर निगम को कम से कम 5,000 डस्टबिन लाना होगा और जगह जगह रखना होगा डस्टबिन, तब जाकर कचरा का अंबार हटकर। और पहले क्या था कि पानी टंकी में पीएचडी का ऑफिस था, पीएचडी का ऑफिस था, पीएचडी का ऑफिस वहाँ पर एसडीओ और जेई बैठते थे। अब वो भी खत्म करके उसको पूरा पानी का विभाग को भी लोग लिया है कहाँ, नगर निगम में। यहीं पर बिल भी जमा करना, ये समस्या होगा। और बहुत जगह वाल खराब है। आज पानी का समस्या क्यों है हमको पूरा टेक्निकल पता है, यहाँ के लोगों को नहीं पता है। जो बाहर से लोग जीत के आए थे, शुरू से एमएलए हो चाहे मेयर हो, उनको क्या मालूम मानगो का समस्या क्या है। पूरा मानगो का चाबी खराब है। तब अगर दाई गुट्टू का चाबी बंद कीजिएगा तब 1 नंबर को पानी मिलेगा। जब 1 नंबर का चाबी बंद कीजिएगा 2 नंबर को पानी मिलेगा। 2-2 घंटा गैप करके पानी देना है। टोटल चाबी खराब है, सब नल खुला हुआ है। जिसका घर डाउन में है उसको ज़्यादा पानी मिल रहा है, जिसका घर अप में उसको पानी नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ जानकारी किसी को नहीं है। और साक्षी गोल चक्कर में अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के द्वारा महादानवीर भामा शाह के जन्म जयंती के अवसर पर शरबत का वितरण किया गया। और साक्षी गोल चक्कर में अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के द्वारा महादानवीर भामा शाह के जन्म जयंती के अवसर पर शरबत का वितरण किया गया। 2026 को महान दानवीर भामा शाह जी की जन्म जयंती मनाने हम लोग साक्षी गोल चक्कर में आए हैं। और ये ऐसे दानवीर थे जो
अपने देश के लिए अपनी पूरी संपत्ति को निछावर करने में थोड़ी भी चिंता जाहिर नहीं किए, थोड़ी भी संकोच नहीं किए और ऐसे समय में अपने संपत्ति को दान किया, जबकि पूरे महाराणा प्रताप को कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को दान करके अपने देश की देशभक्ति का सबूत दिया। आज क्या कर रहे हैं उनके याद? उसकी आज जयंती समारोह में हम लोग तेली साहू समाज की ओर से चना, मसालेदार चना और शरबत का वितरण हम लोग साक्षी गोल चक्कर में कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार दास हुआ और मैं तेली साहू समाज में मदद के लिए उनके हमेशा मददगार के रूप में खड़ा रहा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में गेल गैस गोदाम के ऑफिस में चोरी कर रहा चोर पकड़ाया रंगे हाथों, दूसरा साथी फरार। गोइलकेरा टोंटो सीमावर्ती जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी। और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फूटा अभिभावकों का गुस्सा, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।